tanana dream dream tanana na, tanana dream dream tanana na, tanana dream dream tanana na. Dream tanana ta dream ta dere nana dream tanana ta dream ta dere nana e sama mare papa mani ni pa. अपने नयनाभिराम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नेपाल पर्यटकों को एक अद्भुत एहसास प्रदान करता है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों के मनमोहक दृश्य, पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों के नज़ारे और वन्य प्राणियों की कल्लोल क्रीड़ाओं का जादू बरबस ही मन को मोह लेता है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां पूरे साल विश्व भर से पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। नेपाल की राजधानी और ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा इसका सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। वैसे तो नेपाल को मुख्य रूप से ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गंतव्य के रूप में जाना जाता है, पर इसके शांत वातावरण में आस्था और उपासना की मंद मंद अनुगूंज भी सर्वत्र सुनाई देती है। यहाँ वो सब कुछ है जिसकी तमन्ना एक पर्यटक को होती है। देवताओं का घर कहे जाने वाला नेपाल विविधताओं से भरा है। भौगोलिक विविधता की बातें करें तो यहाँ तराई के उष्ण कटिबंधों से लेकर ठंडे हिमालय की लंबी श्रृंखला अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में हैं, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागर माथा एवरेस्ट भी एक है। वर्तमान नेपाली भूभाग 18वीं सदी में गोरखा के शाह वंशीय राजा पृथ्वी नारायण शाह देव द्वारा संगठित नेपाल राज्य का एक अंश है। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश होता है, इसलिए आज भी तिब्बती लोग नेपाल को नेपा ही कहते हैं। नेपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया। उस समय बिहार में प्रचलित भाषा मागधी में र का उच्चारण नहीं होता था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी राजा के स्थान पर लाजा शब्द का व्यवहार हुआ है। पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से नेपाल का सर्वाधिक महत्व 2 कारणों से है। एक तो ये कि नेपाल के ही जनकपुर में माता जानकी का जन्म लगभग 7500 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरा, नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम, जो शाक्य वंश के राजकुमार थे और बाद में जो अपना राजपाट त्याग तपस्वी महात्मा बुद्ध बन गए। भौगोलिक दृष्टि से नेपाल की कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है: पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र।
इसके अलावा भित्री मधेश कहलाने वाली उपत्यकाओं की एक श्रृंखला पहाड़ और तराई के बीच स्थित है। नेपाल की संस्कृति भाषा, वेशभूषा तथा पकवानों आदि में मुख्य रूप से भारत और तिब्बत से मिलती जुलती है। नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और लोकतांत्रिक देश है। नेपाली संविधान द्वारा राज्य और धर्म की स्वतंत्रता द्वारा समान रूप से सभी धर्मों का उपचार सुनिश्चित किया गया है। ऐसा इसलिए कि नेपाल मुख्य रूप से हिंदू बहुल होने के बावजूद बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषी और धार्मिक रूप से विविधतापूर्ण राष्ट्र है, जहां कई धर्मों की उपस्थिति मिलती है। यहाँ के बौद्ध पंथ ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड को भी अपनाया है। यहाँ के बौद्ध पशुपतिनाथ की पूजा आर्यावलोकितेश्वर के रूप में करते हैं, तो हिंदू मंजूश्री की पूजा मां सरस्वती के रूप में। नेपाल की ये समन्वयात्मक संस्कृति लिच्छवी काल से आज तक वैसी ही चली आ रही है। देखा जाए तो नेपाल इतना विविध वर्णी है कि आप यदि पूरा देश घूमना चाहें तो इसके लिए कम से कम महीने भर का समय चाहिए। आप यदि पर्यटन से जुड़ी रोमांचक गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए ढेरों साहसिक खेल हैं, जिनमें जंगल की खोज, माउंटेन बाइकिंग, चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, रिवर राफ्टिंग, नौकायन, पैराग्लाइडिंग और हिमालय श्रृंखला में गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान आदि महत्वपूर्ण है। घूमने की दृष्टि से तो पूरा नेपाल ही दर्शनीय है, पर यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है पोखरा, जिसके अंदर ही बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे फेवा झील, महेंद्र गुफा, डेविस फॉल, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, मनोकामना मंदिर और सारंगकोट सूर्योदय पॉइंट आदि। इसके अलावा नेपाल में कुछ अन्य आश्चर्यजनक स्थल हैं जहां गए बिना आप रह नहीं सकते। इनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं रारा झील, खपताद राष्ट्रीय उद्यान, पंचपोखरी, घोर पानी, पून हिल ट्रैक, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, गोसाई कुंड झील, जनकपुर धाम, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, ककनी, गोसाई कुंड, धुली खेल, रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान, चांगो नारायण मंदिर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, स्वर्ण द्वार, बोधनाथ स्तूप और विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल जाने के अनेक रास्ते हैं, आप अपनी सुविधानुसार इन्हें चुन सकते हैं। जैसे हवाई जहाज के द्वारा काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अनेक देशों से जुड़ा है। इसके अलावा नेपाल के अंदर अंतर्राज्यीय उड़ानें भी हैं, जिनके द्वारा आप अनेक शहरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज से नीचे काठमांडू का नयनाभिराम दृश्य। आप नेपाल ट्रेन द्वारा भी जा सकते हैं। कुछ पैसेंजर और कार्गो ट्रेन हैं जो नेपाल के सिरसिया को भारत के रक्सौल से जोड़ता है। भारतीय यात्री ट्रेन के जरिए यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग भी अपनाया जा सकता है। बस से सफर करके नेपाल पहुंचना सबसे उचित और कम खर्चीला विकल्प माना जाता है। दिल्ली के अलावा बिहार के पटना तथा यहाँ के अनेक शहरों से नेपाल तक की सीधी बस सेवा है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। नेपाल घूमने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का समय सबसे सही होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम साफ होता है और आप पहाड़ों के अतुल्य और सुंदर नज़ारों का दीदार भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर खर्च की बात करें तो नेपाल में यात्रा का खर्च
आपकी यात्रा के प्रकार, रहन सहन और आपकी यात्रा की अवधि पर निर्भर करेगा। फिर भी सामान्य तौर पर यदि आप यात्रा में सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और ठहरने के लिए मध्यम श्रेणी का होटल चुनते हैं तो एक सप्ताह का आपका खर्च भारतीय रुपए में लगभग 20 से 25 हजार पड़ सकता है। हाँ, ये याद रखें कि भारतीय रुपए का मूल्य नेपाली मुद्रा के अनुसार 1.6 है, यानी भारतीय 100 रुपए की कीमत नेपाली मुद्रा में 160 रुपए होगी। वैसे तो नेपाल में टूरिस्ट स्थानों में खासकर वहाँ के दुकानों से खरीदारी करने में भारतीय 100 अथवा 500 के नोट भी स्वीकार कर लिए जाते हैं, पर छोटे मोटे खर्चों जैसे ढाबे पर खाना खाने, बस या टैक्सी से सफ़र करने या पर्यटन स्थलों का टिकट खरीदने में नेपाली मुद्रा की ही मांग होती है। इसलिए यथासंभव अपनी करेंसी नेपाली मुद्रा में एक्सचेंज कर अवश्य साथ रखें। नेपाल में SBI ATM को छोड़कर अधिकांश डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड काम नहीं करते, अतः पर्याप्त कैश अपने साथ ले जाएं। जहां तक वीजा की बात है, भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, यदि आप फ्लाइट से नेपाल आते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ट्रेन या सड़क मार्ग से आने के लिए आप कोई भी वैध ID प्रमाण रख सकते हैं। वोटर ID हो तो सबसे अच्छा। अपने एक सप्ताह के प्रवास में मुझे प्रख्यात कवयित्री, कथाकार और शेयर योर ह्यूमैनिटी ग्लोबल मंच की संस्थापिका बहन मोनी विजय और उनके पतिदेव श्री विजय कोइराला का अद्भुत स्नेह और आतिथ्य प्राप्त हुआ, जिसके चलते मेरी ये नेपाल यात्रा अद्भुत और अविस्मरणीय बन पाई। अपने व्यस्ततम समय में से वक्त निकालकर पूरी यात्रा में ये मेरे साथ रहे और जहां नहीं रह पाए वहां सारी व्यवस्थाओं की पूरी जिम्मेदारी उठाई। मेरे लिए नेपाल की ये यात्रा एक प्रकार से सौंदर्य से समाधि तक की यात्रा प्रतीत हुई। प्राकृतिक हरितिमा के साथ चलते हुए जिसने लगातार मेरी आस्थाओं के नए वितान खड़े करने के साथ साथ जीवन तथा यात्रा को नए ढंग से परखने बरतने की नई दृष्टि से भी संपन्न करने का कार्य किया। नेपाल को ऐसे ही नहीं देवताओं का देश कहा जाता है। नेपाल, धेरै धेरै धन्यवाद।